नमस्ते बच्चों। आज मैं कक्षा 8 का 7वां पाठ ठेस आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को औराही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय वह पूर्णिया जिला में पड़ता था, जो बिहार में है। उनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। उन्होंने महिला आंचल उपन्यास लिखा था, जिसकी बहुत ही ख्याति हुई थी, और वे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फरबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु जी मैट्रिक नेपाल के विराट नगर मध्य विद्यालय से कोराला परिवार में रहकर किए थे। और इनकी लगभग सभी कहानी में पात्र एक सामान्य सरल मानव मन की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। आदिम रात्रि की महक एक सुंदर उदाहरण है। उनका जो लेखन था वह आंचलिक जीवन पर आधारित था। आंचलिक जीवन के हर धुन, हर लय, हर राग, हर ताल को बहुत ही सुंदर से और उसकी सुंदरता और कुरूपता को अपने सुंदर शब्दों में बांधते थे। उनकी भाषा शैली जादुई थी, जो पाठक के सीधे हृदय में उतरती थी। उनके द्वारा रचित उपन्यास, कहानी और रिपोर्टाज हैं, जो मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, जुलूस, मारे गए गुलफाम, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगन, एकला चलो रे ठेस, पंचलाइट और तुलसी की गंध इत्यादि है। तो आइए पाठ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उनको बेगार समझते थे, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पग डंडी पर तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारी बधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरे काम से पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की हांडी खपोरन के साथ चूरा तुमको बहुत पसंद है न? और बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालता हंसता घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही
रहा हूँ भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है, एक एक मोती और पटेर को हाथ से लेकर बड़े जतन से उसकी कुची बनाता, फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं साफ की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने की चिकनाई में कमी की, काम की सारी चिकनाई खत्म, अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा ठनक रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती और घास पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तीलियों की झील मिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाल, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिसे सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, दूसरा काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं। सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मीनू तो भाभी ने हंसकर कहा। बैरंग वापस, इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर कहते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। बहुरिया मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन
चिक की पहली पाँति में